अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। आज हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। कल एक बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और मैच पे तो जो कॉन्वर्सेशन करेंगे सो करेंगे। देयर वर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स टू बी डिस्कस्ड। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स टू बी डिस्कस्ड। लेकिन आपको पता है इस शो में हम कंट्रोवर्सी पे बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं ऑन द स्पोर्ट इटसेल्फ। सो वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हर दफा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड पैनलिस्ट रेहान उल हक। रेहान, ओवरऑल जस्ट अगर ओवरऑल बात करें, हाउ गुड वाज द गेम यस्टरडे? Very tough to answer because I thought कि Bangladesh, especially with the new ball, were really good. They had India on the ropes and Taskin की bowling बहुत अच्छी थी. कोहली ने जिस तरह एक्सलरेट किया, सूर्या कुमार यादव की जो क्विक इनिंग्स है in the middle, once again that propels India to a higher total. Then Liton Das is extremely good. Like that. पहले इंडिया की बैटिंग की तरफ बात करते हैं। इंडिया की बैटिंग में यही पॉइंट्स थे। इसके अलावा KL Rahul I thought played really well. I was waiting for you to say that. Considering how well Taskin was bowling, तो क्योंकि अगेन आपको कंसिडर करना पड़ता है दूसरे एंड से कितना अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो तस्कीन बॉल्ड रियली रियली वेल। और मैं ये KL राहुल की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारी ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे इज KL राहुल और उन पर ही बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत जिस तरह रेहान ने कहा परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी आपके पास सूर्या कुमार यादव की भी इनिंग्स अच्छी थी, विराट कोहली हु वन द एक्चुअल मैन ऑफ द मैच एज वेल, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। देन यू हैड लिटन दास जिन्होंने चेस करते हुए बड़े अच्छे तरीके से लेकर गए थे। लेकिन आर ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे इज KL राहुल। रेहान, KL राहुल पे अगर बात करूं तो मेरे लिए ये इसलिए भी मतलब मेरे लिए इसीलिए है जो आप पॉइंट करेंगे, इसीलिए है। आपके लिए किस वजह से? रनआउट की वजह से दैट्स अ गेम चेंजिंग मोमेंट। अच्छा, मेरे लिए एक और वजह से है। मेरे लिए इस वजह से है कि इनके साथ भी इस मैच से पहले ऋषभ पंत फॉर KL राहुल वाली कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मेरे लिए ये वही है ना कि when you know backs against the wall for a particular player, not for the team, तो ये वाली बात ना कि सोचिएगा कि बांग्लादेश हैड इंडिया को उस तरीके से प्रेशर नहीं, बट KL राहुल पे पर्सनली बड़ा प्रेशर था। या एंड आई थिंक इसमें दो चीजें हैं। एक तो वैल्यू ऑफ KL राहुल एंड पंत हमको वे करनी है, ठीक है। द प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस राइट नाउ, इवन नाउ, इज के उनके तीनों पावर प्ले के स्कोर उठाकर देख लें, दे हैवंट स्कोर्ड a lot of runs in the power play. And it comes down to the fact that one of their top three then needs to bat longer, and because ऐसी situation होती है, and then they can accelerate later. उसमें ये होता है if Rahul gets out in that period, then you end up looking at his runs and you're like, this is a negative impact innings for his team. That is why the discussion is being had कि एक साइड पे विराट कोहली भी है और रोहित शर्मा भी हैं, तो does KL Rahul fit into the balance of the team? So that's why the Pant discussion is being had. The other thing is Pant's a left-hander, which plays a huge part, especially in batting. Bowling में हम बात करते रहते हैं, batting में it plays a huge part in how the opposition is going to bowl at you. So I feel that's why the discussion was being had. But for me, his batting, whatever he did with the bat yesterday, the run out is special, the throw is special, and that basically changes the match. That completely. अगर लिटन दास नहीं आउट होता वहां पर तो बांग्लादेश would have won the match. अच्छा रेहान, आई वोंट बी डूइंग माई जॉब अगर मैं कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स की बात ना करूं। एक तो ऑब्वियसली बात है उस वाइड बॉल पर एक सवाल उठा, डिसीजन जो फिर कहा जा रहा है कि विराट कोहली की इंसिस्टेंस पर हुई। एक सवाल वो फेक फील्डिंग पर हो रहा है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द मार्जिन बिटवीन बोथ टीम्स वाज 5 रन्स, ठीक है, और उस 4 रन्स बेसिकली। और उसके अंदर ये था कि वो अगर फेक फील्डिंग स्पॉट होती एंड इफ इट वुड हैव बीन जज्ड टू बी फेक फील्डिंग तो फिर 5 पेनल्टी रन्स मिलते बांग्लादेश को। दैट्स अनदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट। और तीसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट इज के डिड दे कम बैक टू सून ऑन अ वेरी वेरी वेट आउटफील्ड, और पहली पे ही आई थिंक शॉट मारते हुए लिटन दास मतलब वापस आते हुए ही स्लिप्ड इन हिज क्रीज एज वेल, राइट? सो व्हिच कंट्रोवर्शियल पॉइंट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट? आई कैन टॉक अबाउट ऑल 3. चले, गो अहेड। ठीक है। पहले तो फेक फील्डिंग वाला बहुत क्लियर रूल है और ये अभी लेटली इंप्लीमेंट हुआ है।
फेक फील्डिंग का रूल ये है कि पहले होता था कि अगर नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर बॉल जा रही है, स्ट्राइकर एंड पे और कीपर कलेक्ट करने लगा तो अक्सर कीपर तक थ्रो आती भी नहीं थी, तो वो बेल्स उड़ा देता, उड़ाने की एक्टिंग करता था एंड द प्लेयर वुड हैव टू डाइव. व्हाट दैट मेंट वाज व्हाई दिस रूल वाज इंप्लीमेंटेड इज कि अगर ओवर थ्रो हो रही है तो फेक फील्डिंग से वो एक एक्स्ट्रा रन जो दूसरी बैटिंग टीम ले सकती है वो नहीं ले रही, बिकॉज वो डाइव मार रहा है, वो रुक गया है. सो द फेज ऑफ प्ले स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फेक. प्लस स्लाइड करते हुए कोई इंजरी हो जाए या कोई इस तरह का इशू हो जाए. ठीक है, अब लॉज बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि फेक फील्डिंग विल रिजल्ट इन 5 रन्स. ठीक है, ये इसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. दैट इज द रूल, दैट इज द लॉ. ठीक है, तो डू यू थिंक दैट वाज फेक फील्डिंग? यस, अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज फेक फील्डिंग. ओके, ठीक है. नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कई दफा ये भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मे बी द बॉल ही वाजंट इन लाइन ऑफ द बॉल, सो इफ ही वाज व्हाटएवर एक्शन ही वाज डूइंग कुड नॉट हैव बीन इंटरप्रेटेड टू डिसीव द बैटर. जब बैटर रनिंग कर रहा है तो वो इस तरह विराट कोहली को इस तरह नहीं देख रहा खड़े होके. ठीक है, ही इज आल्सो रनिंग लुकिंग लाइक दिस एंड दैट. तो अगर वो बाजू ऊपर देखेगा और थ्रो देखेगा तो ऑब्वियसली इट विल प्ले अ रोल, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज डिड इट हार्म, उससे वो जो चीज हुई उससे कोई इम्पैक्ट हुआ उस फेज ऑफ प्ले में? आई डोंट थिंक सो, बट द लॉ सेज 5 रन है. जिस तरह अगर हेलमेट को लगे, जमीन पर पड़ी हुई किसी भी इक्विपमेंट को अब लगे, देखें- ऑब्स्ट्रक्शन को लगे तो 5 रन. अब हेलमेट पड़ा हुआ है फील्ड के ऊपर. ठीक है, इन फेयरनेस अगर बॉल बिल्कुल आराम से जा रही है और देयर इज नो रन एंड द कीपर जस्ट स्पिल्स इट और उसके पीछे हेलमेट पड़ा आराम से ट्रिकल करके जा रही है तो चौका तो नहीं होने वाला ना, लेकिन हेलमेट को लेके तो 5 रन तो है. बिल्कुल, तो जो रूल है वो रूल है. तो रूल है, उसमें आई डोंट लाइक, यू कैन नॉट, in my opinion, you cannot say at one end that everything is fine, law is law when it comes to Mankad, and then say law is not law when it comes to fake fielding. Law is law for everything that there is. चलें. अच्छा परिहान, दूसरा जो अंपायरिंग पे चीज चल रही है, पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के मैच के अंदर भी एटलीस्ट जो पाकिस्तान में मैच देख रहे थे उन्हें भी जब वो नो बॉल का डिलेड डिसीजन आई थी तो कहा था कि विराट कोहली प्रोबेबली गॉट दैट डिसीजन आउट ऑफ द अंपायर. सिमिलरली अब भी ये कहा जा रहा है कि डिसीजन वाज बेसिकली ड्रिवन फ्रॉम द अंपायर बाय विराट कोहली. एक तो चीज ये है कि जितनी भी ये प्लेयर्स की टूर्नामेंट से पहले मीटिंग्स होती हैं, कप्तान को बिठाकर ये कहा जाता है, टीम मैनेजर को और कोच को, इन तीनों को ये बताया जाता है कि आप सवाई कैप्टन के कैप्टन के अलावा कोई अंपायर से आर्ग्यू नहीं कर सकता. उसके बावजूद होता ही है क्योंकि इन द हीट ऑफ द मोमेंट समवन डज इट, बट इफ इट हैपेंस वंस इट्स फाइन, बट इफ इट वंस ट्वाइस थ्राइस देन इट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, एंड यू कैन नॉट एज अ बैटर जेस्टर टू द अंपायर कि यार ये वाइड नहीं थी या ये नो बॉल नहीं थी. that can like at one नहीं, बट करते तो हैं प्लेयर्स. that doesn't make it okay. यार मुझे लगता है मेरे अंदर का जो थोड़ा सा विराट कोहली फैन है ना वो इस वक्त नहीं तो कह रहा है देखिए, मैं अगेन वी नॉट टॉकिंग अबाउट विराट एज अ प्लेयर. ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. हम पहले ही बात कर चुके हैं, इंडिया का हाई स्कोरर इन द वर्ल्ड, T20 सुपर 12 में हाई स्कोरर और हाई स्कोर. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज शुड अ प्लेयर influence or try to influence an umpire's decision? No. Does it happen a lot? Yes. Is it okay? No. Third controversy, the wet field. Yeah, it was a wet field. They came back too soon. Yeah. I honestly think कि DLS की कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा रिवर्क करने की जरूरत है. अगर आप वो एक 66 फॉर नो लॉस हैं तो आपका और आप 17 रन अहेड हैं एट दैट पॉइंट DLS पर, तो आपका रिक्वायर्ड रेट मैच के स्टार्ट के रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कैसे हो सकता है? I think it gives जो DLS gives a lot of weightage to wickets. अब 0 विकेट ठीक है, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, विकेट्स को बहुत वैल्यू देता है और वो 2 एंड पे काम करती है. एक तो ये कि अगर उसी टाइम पर मैच खत्म हो जाए तो इफ विकेट्स इन हैंड मींस के ये टीम तो बहुत तेज एक्सेलरेट कर जाएगी, पर अगर उस पॉइंट से ऑनवर्ड चला गया तो विकेट की ये वैल्यू होती है कि अब जो है विकेट इसकी वजह से जो स्कोरिंग रेट है ये तेज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव so many wickets in hand. So the DLS tries to take both situations and it depends where the match is stopped and how many overs are remaining. So wickets in hand can work in your favor and also can then mean that the score that you're chasing becomes higher. So that's a problem with DLS, but right now that's the best possible method and that's the same across the board ना, इसलिए मसला नहीं है. ठीक है. As long as it's fair across the board for all teams, it's fine. The other two things, do you think they're fair across the board is my question to you. I would like to think so. मतलब लेकिन ये बात रहता है कि कंडीशंस को या ग्राउंड्स के हिस्टोरिकल डेटा को भी इन माइंड रखना चाहिए और ट्वीक करना चाहिए वेन्यू टू वेन्यू. देखिए सिंपल बात ये है, पहली बात तो ये
2022 में हम हैं और क्रिकेट इज अ स्पोर्ट जो watched by billions of people, so might as well try to find a way around the rain by putting, especially the big three who have that money, by developing stadiums like that rain doesn't affect play. अच्छा, जो एक और जगह भी थी ना जहाँ पे बारिश हो रही थी और लिटरली 4 कदम पर एक हाँ जी, इंडोर हाँ स्टेडियम। जी। अच्छा है, अच्छा नहीं, पर मेरा पॉइंट ये है कि regardless of the result, it's not about Bangladesh losing or India winning. अगर आप मुझे ये कह दें कि यही स्टैंडर्ड हर मैच में फॉलो होगा वर्ल्ड कप के, तो आई एम ओके विद इट। ठीक है, बट आपको भी पता है रेहान, चलते हैं हाँ, आगे। ठीक। आगे चलते हैं क्योंकि आज मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। बहुत बड़ा मैच है हमारे लिए। ये बात अलग है कि हमारी अपनी किस्मत या हमारी अपनी डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है। वी हैव टू रिलाई ऑन अदर रिजल्ट्स, लेकिन अभी के लिए ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते स्लिप अप। वो जो दूसरी परमिटेशन है वो सिर्फ तब ही काम आती है अगर आप अपने मैचेस जीते हो। अब कहानी यहां पर यह है कि साउथ अफ्रीका के इस मैच से पहले कुछ और चीजें पाकिस्तान कैंप से रिलेटेड भी निकल रही हैं विच नीड टू बी डिस्कस्ड। सबसे पहले तो यह है कि फखर जमान की इंजरी एग्रीवेट हो गई है और वो अब वर्ल्ड कप, पहले इस मैच से रूल आउट हो रहे थे, अब वर्ल्ड कप से मुकम्मल तौर पर रूल आउट हो गए और मोहम्मद हारिस हैज नाउ कम इन एज अ रिप्लेसमेंट बैटर। इन ऑल लाइकलीहुड मोहम्मद हारिस विल नॉट बी प्लेइंग, लेकिन पहला तो जो सवाल आ रहा है लोगों का वो बहुत ज्यादा फखर की इंजरी से रिलेटेड है। किसका फैसला था उन्हें टीम में लाने का? शुड ही हैव इवन बीन देयर, शुड ही हैव बीन रश्ड बैक? ये सारी चीजों को इस वक्त आप साइड पर रखें, कोशिश करेंगे इस पर हम सेपरेट कॉन्वर्सेशन करेंगे बिकॉज दिस विल बिकम अ वेरी वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन एंड आई वुड वांट के रिजल्ट आ जाए मैच का और उस पर डिपेंड करे हमारा मूड कि हमने कैसे से बात करनी है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द मैच इटसेल्फ। मेरे नजदीक द क्रूशियल पीरियड इज गोइंग टू बी पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा है तो द मिडल ओवर्स अगेंस्ट दैट साउथ अफ्रीकन मिडल ऑर्डर। Oh yes, 100%. Or because they have left-handers, they have right-handers, good players of spin, good players of pace as well. And Pakistan generally middle overs में अगर हारिस 12वां ओवर करवाता है, एक हारिस का ओवर होता है, शादाब बॉल्स इज 4 overs देयर, तो आपके जो 2 बेस्ट बॉलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो उन 2 फेजेस के अंदर, उस फेज के अंदर उनके 5 ओवर हैं आउट ऑफ 10 and the other 5 they are going to take the attack to them and the other 5 overs will be interesting to see how कौन बॉलिंग करता है वहां पर because the problem is कि अगर आप नवाज से वहां उस फेज में बॉलिंग करवाएंगे तो that becomes a problem because they have so many left handers and then that means कि आपको एक एक्स्ट्रा पेसर जो अभी नहीं, जो खेल रहा है ना वो तो खेल रहा है। Yeah. 4 पेसर्स के बगैर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट तो नहीं है, पर सिडनी है तो सिडनी माइट बी, अगर ये मैच पर्थ में होता ना और तो फिर तो आई थिंक इट वाज अ डन एंड डस्टेड गेम। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि पाकिस्तान, एक तो ये कि अगर आप देखें कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो इस वक्त प्रोमिनेंट खेल रहे हैं या जो अच्छी फॉर्म में है या जिनके ऊपर लेट्स जस्ट से हु कैन टेक द गेम्स अवे, एक तो राइली रुसो है या उन जब से वापस आए हैं या वो 0 करते हैं या वो 100 करते हैं। बीच वाला जब से वो वापस आए हैं मतलब इंटरनेशनल टीम या वो 0 करते हैं या वो 100 मारते हैं, मतलब कोई एक 90 भी एक आधा शायद बीच 96, लेकिन कोई बीच वाला रूट उनका नहीं है एंड ही इज कमिंग इन एट नंबर 3 तो द अर्ली विकेट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन राइली रुसो हैज अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, बल्कि इफ आई मे बी करेक्ट तो राइली रुसो पाकिस्तान PSL की हिस्ट्री के हाईएस्ट रन गेटिंग फॉरेनर है। यस, probably. Yes, and the other thing is कि Riley Rousseau has a great record against most Pakistani bowlers. Against one Pakistani bowler, he averages something like 12 and has been dismissed 3 times. That's Shadab probably. Yeah, and has a strike rate of under. हाँ, क्योंकि हमने मैचअप्स अपने भी प्रिपेयर किए थे ना, तो we know that. So that's basically one thing जहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, but that is only early on in his innings. अगर उसका पहले शादाब के ओवर वो निकाल जाता है 1-2 and he's all, or for example he's already set when Shadab comes into bowl, तो फिर that's not an issue for him. By the way, he's improved his game against leg spin quite a lot over the last year and a half, but still there are certain leg spinners who bother him. नहीं, वो क्या नाम है, मैं काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को जानता हूँ जो कहते हैं कि हमने लेफ्ट हैंडर्स कि हमने अपने लेग स्पिनर को
खेलना राइली रुसो पे मॉडल किया है। ये बात अलग है कि रिसेंटली लीग्स में यू सी अर्ली ऑन ही गेट्स troubled by leg spinners. Yeah, he only gets troubled by leg spinners who he can't pick, which is true for all players, but still he can't pick because उसके अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे अगेंस्ट टाइप ऑफ लेग स्पिनर, तो उसका कुछ के अगेंस्ट बहुत अच्छा है और कुछ के अगेंस्ट उसका नहीं है अच्छा। तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लेग स्पिन, ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट सम टाइप्स ऑफ लेग स्पिन, लाइक सम बॉलर्स। आई थिंक 2 या 3 ही है जिसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है वो। डू यू थिंक तबरेज शमसी को खिलाएंगे वो टीम में? आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में खिलाएंगे। पिछले मैच में उन्होंने ड्रॉप किया था ना शम्सी। आई थिंक वो तो अपने पेसर्स को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे बिकॉज दे रियलाइज, एंड आई थिंक उन्होंने जितनी भी फुटेज वगैरह देखी होगी, सिडनी की पिच आई नो इज नॉट एज सेम एज पर्थ, बट इट्स नॉट द सेम एज पाकिस्तान और यूएई आइदर। द बाउंस इज स्टिल देयर, सो दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट पाकिस्तान बैटिंग विद देयर फास्ट बॉलिंग। ठीक है। Yeah. अच्छा, अब थोड़ा सा अब आ जाते हैं मतलब इस मैचअप की तो चले जो सिचुएशन है, पाकिस्तान ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ज्यादा खेला हुआ है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया हुआ है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया हुआ है। लॉट ऑफ आई मीन डेविड मिलर एंड राइली रुसो हैव रिसेंटली प्लेड इन दी PSL एज वेल, सो दीज गाइज नो ईच अदर काफी ज्यादा। अगर हम हिस्टोरिकल टेम्पलेट देखें रिसेंट पास्ट का रेहान इनका, दिस वुड प्रोबेबली बी द वन टीम जहां पर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच जो लेट्स जस्ट कॉल इट नाउ द ट्रेडिशनल बैटिंग अप्रोच, हालांकि वो जो ये जब से ये आई है, आई थिंक इफ देयर इज वन बॉलिंग अटैक जिसके लिए ये बेस्ट सूटेड है अप्रोच, इज दिस बॉलिंग अटैक। वो 100%, मतलब वो जो सेफ्टी फर्स्ट, बट उसमें ये है कि पार्नेल शुरू में नई बॉल से ओवर करवाता है, उसकी पहले ओवर स्विंग्स, एंड दैट्स वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। पार्नेल इज अ मिस्ट्री फॉर मी इन लाइफ। पार्नेल 4-4 साल कहीं नहीं होते, फिर साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप स्क्वाड में होते हैं। And suddenly he goes from bowling 128, then suddenly he's bowling at 138 and 140s and swinging the ball back in. It's by the way, Parnell के ऊपर ये है कि when Parnell was coming into the team, he was like their biggest star, right? Yeah. The next big thing in South African cricket. Unfortunately, उसका career उस path पे गया. Then he went Kolpak, and now all the Kolpak players are playing back for South Africa. That makes South Africa's team even better. Yeah. So yeah, the new ball is going to be tricky. तो अगर आप वो 2 स्विंग के ओवर निकाल लें तो उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि नॉर्किया और रबाडा आ जाते हैं। अगर रबाडा अगर नई बॉल से कराया तो एनगिडिया आता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मेरे नजदीक आई थिंक एक तो खैर वैसे पार्नेल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले मैच में ही केम इन एट नंबर 7 एज वेल, सो इट्स नॉट जस्ट के वो बॉलिंग में यूज कर रहे हैं, वो बैटिंग में भी नंबर 7 पर वेन पार्नेल आ रहे हैं, हु आई थिंक एट बेस्ट वुड बी अ डिसेंट नंबर 8। No. Parnell has a really I know, good but batting record. but the kind of resources everyone has in this world now, Parnell would be a decent number 8. Come on. But like मुझे बताएं कौन सा नंबर 7 जो है वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप के अंदर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, टेल मी अ नंबर 7 हु। हसरंगा या ठीक है, बस चले। मैं एक बताया ना, मैं आपने मुझे पूछा, मैंने एक आपको बता दिया। अच्छा चले रेहान, वापस आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच पर। मेरे नजदीक द प्लेयर टू वॉच या द बिगेस्ट वरी फॉर मी वुड बी नोकिया। Oh, yes. क्योंकि जहां बाकी इन सबके खिलाफ पाकिस्तान वगैरह काफी खेला है, नोकिया के खिलाफ मैचेस कम है, लेकिन नोकिया हैज दैट पेस टू एक्चुअली ट्रबल द पाकिस्तानी बैटर्स। जो मुझे कंसर्न ये है कि नॉर्किया एक एंड से कराए तो शायद उसको विकेट्स ना मिले, दूसरे एंड से विकेट्स निकलती रहे। हाँ, प्रेशर बिल्ड हो, बिकॉज एक चीज पाकिस्तान को करनी चाहिए। आई नो इंडिया लॉस्ट 4 विकेट्स अगेंस्ट एनगिडी, बट वेन एवर साउथ अफ्रीका लूज in T20s, he is the bowler that's targeted. When he is expensive, South Africa lose matches. So maybe India tried to do that, I know, but they got like lost 4 wickets. जब once they had realized कि आउट पे आउट करी जा रहा है तो शायद उनको अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, बट टू स्टार्ट ऑफ द अप्रोच वाज राइट टू अटैक एनगिडी आउट ऑफ द फास्ट बॉलर्स. सो मे बी पाकिस्तान कैन लुक इनटू दैट, बट बिकॉज ही गेट्स अ लॉट ऑफ बाउंस एंड इट माइट बी डिफिकल्ट. द सेविंग ग्रेस हियर फॉर पाकिस्तान इसके मैच सिडनी में, बट सिडनी इज ऑल्सो डिफिकल्ट बाय द वे. ये मत सोचना, मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिडनी इज नॉट कराची या यूएई या वहां पर बाउंस होगी, बट कंपेयर टू अदर ऑस्ट्रेलियन पिचेस इतनी ज्यादा नहीं होगी. अच्छा, एक प्लेयर की हम बात नहीं कर रहे, ही इज द, आई बिलीव इज द वाइस कैप्टन ऑफ द साउथ अफ्रीकन टीम. पाकिस्तान के खिलाफ मुझे हमेशा पूछना पड़ता है जब भी कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होता है दूसरी टीम में, केशव महाराज.
I think Keshav Maharaj will become extremely important against Pakistan in this match. रेहान वक्त कम है, जल्दी से आप अपनी मुझे प्रेडिक्शन बता दें, and who do you think will be the standout player for both teams? I think Pakistan to win this, and Okay. I have a feeling this might be Babar Azam's day. It will be Babar Azam Day. मेरे नज़दीक the heart says Pakistan will win, और मैं बस इधर ही छोड़ दूंगा कि आई थिंक पाकिस्तान विल विन, बट द परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्रूशल इस मैच में होगी, दैट विल बी ऑफ हारिस रऊफ, और वो बहुत ज्यादा की होगा, स्पेशली अगर हारिस रऊफ को इंटेलिजेंटली यूज किया जाता है, अगर बीच में उन्हें किसी मौके पर इन्फोर्सर के तौर पे भी लेकर आए. वक्त हमारा बहुत शॉर्ट था, तो रेहान वी शुड प्रोबेबली गोइंग टू एंड द शो. थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड योर फीडबैक. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. कल जब आपके सामने हाजिर होंगे तो विल डू अ डिटेल्ड व्यू ऑफ दिस बिग मैच. दुआ यही है कि पाकिस्तान आज जीते और अपने चांसेस मुस्तहकम करे. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज.